हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। अभिक्रिया की दर बोल दो या अभिक्रिया का वेग बोल दो, एक ही बात है ना। सुनो, अभिक्रिया वेग या दर एक ही चीज होती है, ठीक है ना। अभिक्रिया वेग या दर एक ही चीज होती है। तो अभिक्रिया की वेग यानी कि दर को वैसे तो बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन हम 5 कारक पढ़ेंगे, है ना। पहला कारक है टेम्परेचर। पहला कारक है टेम्परेचर यानी कि तापमान। दूसरा कारक है प्रेशर यानी कि दाब। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारकों की सांद्रता। चौथा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारकों की प्रकृति। और पांचवा है कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है तापमान। तो तापमान की यदि हम बात करें तो जो अभिक्रिया की दर होती है वो तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि तापमान के समानुपाती होती है ना। इस तरह से मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, है ना। जो टेम्परेचर है वो समानुपाती होता है आर ओ आर के। आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, ठीक है। तो तापमान बढ़ाने पर आर ओ आर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? सुनो, जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो जो अणु होते हैं, जो अभिकारक अणु होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनकी जो सक्रियता है वो बढ़ जाएगी, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। सक्रिय अणुओं की संख्या जब बढ़ जाएगी तो उनके बीच में प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ने से रिएक्शन फटाफट होगी, जिससे आर ओ आर बढ़ जाती है, ठीक है। चलो एक बार समझ लेते हैं। तापमान बढ़ाने पर आर ओ आर बढ़ जाती है क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, और सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ने से क्या होगा? प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, और अणुओं के बीच में जितनी ज्यादा प्रभावी टक्कर होगी उतनी तेजी से रिएक्शन होगी, मतलब अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये जो अणुओं के बीच में टक्कर होती है इसके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, संघट्ट सिद्धांत में, है ना, कोलिजन थ्योरी में। देन एक पॉइंट और है कि जब भी हम 10 डिग्री तापमान बढ़ाते हैं, जब भी हम 10 डिग्री तापमान बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की जो दर है वो लगभग डबल हो जाती है। अभिक्रिया की दर कितनी हो जाती है? लगभग डबल हो जाती है, ठीक है ना। नोट करो। चलो कर लिया। याद रखना है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। प्रत्येक 10 डिग्री तापमान वृद्धि से जो अभिक्रिया की दर है वो लगभग 2 गुना हो जाएगी। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। एक अभिक्रिया 10 डिग्री तापमान पर हो रही है ना। यदि तापमान 100 डिग्री कर दिया जाए तो दर में वृद्धि होगी। इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है तो आप इस प्रकार सोल्व करेंगे। मैं बता देता हूं सोल्व करने का तरीका। आर ओ आर इक्वल टू आर ओ आर इक्वल टू म्यू और इसकी पावर T2 माइनस T1 बाय 10, ठीक है। ये हमको करना है।
अब चूंकि अभिक्रिया की दर 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पे डबल हो जाती है, इसलिए म्यू की जगह हम 2 लिख लेंगे और यहाँ पे T2 माइनस T1 बाय 10। ठीक है। अच्छा, T1 कितना है? T1 है 10 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना है? T2 है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बस ये वैल्यू रखनी है, रखो। T2 की जगह 100 हो जाएगा, T1 की जगह 10 हो जाएगा, बटा 10। 100 में से 10 घटाओगे तो 90 आएगा, बटा 10। 10 से 90 को काटोगे तो 9 आएगा। ठीक है, 2 की घात 9। अब 2 की घात 9 का मतलब ये है कि हमको 2 को कितनी बार लिखना है? 9 बार। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 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 2। ठीक है, 2 की घात 9 मतलब 2 को 9 बार लिखना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 3 बार हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 3 बार हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 3 बार हो गया, मतलब टोटल 9 बार। ठीक है ना। यहां कर दूं क्या? अब देखो, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, मतलब ये 8 हो जाएगा, इंटू 2 दून 4 दून 8, ये भी 8 हो जाएगा, 2 दून 4 दून 8, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब हम लिख सकते हैं ROR इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, अब 8 अठैया 64 इंटू 8, 8 चुक 12 की 2 हाथ का आया, सॉरी 8 को 8 दून 16, 8 ते 24, 8 चुक 32, 32 का 2 हाथ का आया 3, है ना। और 8 चंग 48, 48 से 49, 50, 51, 51, 512 512 मतलब ROR इक्वल टू हो जाएगा 512। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब पहले जो अभिक्रिया 10 डिग्री पे हो रही थी, यदि टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री कर दिया जाए तो उस अभिक्रिया की जो रेट होगी वो 512 गुना अधिक हो जाएगी। कितने गुना अधिक हो जाएगी? 512 गुना, मतलब 512 बढ़ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो। चलो, अगला फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर की बात करें तो जो प्रेशर है वो गैसों के लिए होता है। किसके लिए होता है? गैसों के लिए। याद रहेगी बात, प्रेशर किसके लिए होता है? गैसों के लिए होता है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं ROR समानुपाती प्रेशर। ROR समानुपाती प्रेशर मतलब जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ROR बढ़ेगा, है ना। तो दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर गैसियस रिएक्शन, दाब बढ़ाने पर गैसियस रिएक्शन की दर बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पर गैसियस रिएक्शन की दर बढ़ जाती है ना। यहाँ पे गैसियस रिएक्शन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो दाब है वो सॉलिड और लिक्विड पे तो लगता ही नहीं है भाई। जो दाब है वो सॉलिड और लिक्विड पे तो लगता ही नहीं है। लिक्विड पे लगेगा तो थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन गैस पे पूरा दाब लगेगा। तो जब आप किसी गैस का दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो प्रेशर के बढ़ाने से क्या होता है, जो अणु होते हैं उनके बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। जब भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो अणुओं के बीच टक्कर की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, है ना।
तो दाब बढ़ाने पर गैसियस रिएक्शन की दर बढ़ जाती है, क्योंकि 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 अणुओं के बीच प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है ना, क्योंकि अणुओं के बीच प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है ना। देखो जैसे मान लो H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl, है ना। ये कोई एग्जांपल है, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। अब ये दोनों कौन है, ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये दोनों कौन है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो जब इनके बीच में टक्कर होगी तभी तो ये HCl बनेगा। भाई H2 और Cl2 के बीच में आपस में टक्कर होंगी, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से इनके बीच जो टक्कर होती है वो बढ़ जाती है, तो प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। अच्छा, टक्कर भी दो प्रकार की होती है, प्रभावी और अप्रभावी, है ना। तो ये सब हम संघट्ट सिद्धांत में पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी में। इसी चैप्टर में आखिरी में मैं आपको कोलिजन थ्योरी पढ़ाऊंगा, वहां पे ये टक्कर वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपको बताऊं, हम जितने भी फैक्टर पढ़ रहे हैं ना, ये सब इस चैप्टर में आगे डिटेल में आएंगे। जैसे हमने अभी तापमान की बात करी, तो तापमान से अभिक्रिया की दर कैसे प्रभावित होती है वो हम आर्हेनियस इक्वेशन में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे। जैसे यहाँ पे टक्कर की बात कर रहे हैं, तो इसी चैप्टर में आगे कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहां पे ये टक्कर वाली चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। नोट करो। चलो अगला देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक की सांद्रता। देखो जनरली क्या होता है, सामान्यतः अभिकारक सामान्यतः अभिकारक की सांद्रता घटने से, सामान्यतः अभिकारक की सांद्रता घटने से ROR भी घट जाती है। ROR भी घट जाती है। सामान्यतः क्या होगा बेटा, जब अभिकारक की सांद्रता घटेगी, अभिकारक की सांद्रता घटेगी, तो अभिकारक की सांद्रता घटने से ROR भी घट जाती है। इसका मतलब तो यह है कि यदि अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि होगी तो अभिक्रिया की दर में भी वृद्धि होगी। अर्थात अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि होने से अभिक्रिया की दर, दर मतलब वेग भी कह सकते हैं अपन, है ना।
दर, वेग, अर्थात अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि होने से अभिक्रिया की दर में वृद्धि होगी। ठीक है, मतलब मैं लिख सकता हूं अर्थात जो आर ओ आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, है ना। जो आर ओ आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यदि कम होगी तो आर ओ आर भी कम हो जाएगी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आर ओ आर भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये वाली बात हमेशा सत्य नहीं होगी, है ना। देखो पहले तो जो लिखा वो पढ़ लेते हैं। सामान्यतः अभिकारक की सांद्रता घटने से आर ओ आर भी घट जाती है। अब घटने से घट जाती है इसका मतलब बढ़ाने से बढ़ जाएगी। अर्थात अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि होने से अभिक्रिया की दर यानी कि वेग में वृद्धि होगी। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आर ओ आर है वो समानुपाती है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, मतलब रिएक्टेंट की सांद्रता के समानुपाती है। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन ये बात हमेशा सत्य नहीं होगी। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो निर्भरता है ना, ये निर्भरता इसकी पावर पे डिपेंड करेगी। अभिक्रिया की दर की ये जो निर्भरता है इस आर के ऊपर, वो डिपेंड करती है इसकी पावर के, है ना। और इसकी जो पावर होती है उसको हम कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है ना। तो अभिक्रिया की कोटि के हिसाब से आर ओ आर प्रभावित होगा। अभिक्रिया की कोटि के हिसाब से आर ओ आर प्रभावित होगा। जैसे मान लो अभिक्रिया की कोटि 0 है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? 0। तो मैं यहाँ पे 0 लगा दूं, और यहाँ पे यदि मैं 0 लगा दूंगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिक्रिया की दर है वो सांद्रता पर डिपेंड कर ही नहीं रही है ना। तो ये चीज सामान्यतः सही है, लेकिन हमेशा सत्य नहीं है। अभिक्रिया की कोटि के हिसाब से ये वाली चीज बदलेगी, है ना। तो जनरली तो यही होता है कि अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि होने से दर में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन ऐसा हमेशा सत्य नहीं होगा। ठीक है, इसको हम रेट लॉ यानी कि दर नियम में और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। इसके जस्ट मैं रेट लॉ ही आपको पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। तो वहां पे हम ये चीजें डिटेल में समझेंगे कि इस आर के बढ़ने या घटने से इस आर ओ आर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिएजेंट यानी कि अभिकारक का स्वभाव। अभिकारक के स्वभाव पर भी अभिक्रिया की दर निर्भर करती है ना। अभिकारक के स्वभाव पर। किसके स्वभाव पर? अभिकारक के स्वभाव पर। अभिकारक के स्वभाव पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। अभिकारक के स्वभाव पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कोई आयनिक रिएक्शन है, आयोनिक रिएक्शन। तो जो आयोनिक रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होती है ना। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, है ना। अच्छा, जैसे मान लो कोई मॉडरेट रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। जैसे मान लो N2
प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। और आयनिक रिएक्शन का एग्जांपल हम ये वाला ले लेते हैं। आपको याद होगा ये पहले भी मैंने शुरू लेक्चर में बताया था। AgNO3 के सॉल्यूशन में NaCl मिला देते हैं, है ना। तो यहाँ पे AgCl का वाइट अवशेप आता है श्वेत PPT। ठीक है। अच्छा, अब आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, जबकि ये जो मॉडरेट रिएक्शन है ये मध्यम वेग से होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आयनिक रिएक्शन है उसकी दर ज्यादा है और मॉडरेट रिएक्शन की दर कम है। भाई दर का मतलब क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूं कि आयनिक रिएक्शन की अभिक्रिया की दर ज्यादा है, मतलब ये बहुत तेज तेज हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है। और मैं बोल रहा हूं कि ये मॉडरेट रिएक्शन है, मतलब ये मध्यम वेग से हो रही है, मतलब आयनिक के कंपेयर में थोड़ा धीरे धीरे हो रही है। ठीक है ना। तो जो आयनिक रिएक्शन है वो वेरी फास्ट होती है ना। अब वेरी फास्ट हो रही है मतलब यहां पे समझो आप, ये जो है ना ये आयनिक कंपाउंड है। कैसे हैं? आयनिक कंपाउंड। ये भी क्या है? आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड। जबकि इनकी बात करें तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड। ये कैसे कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड। अब सोचो, आयनिक कंपाउंड के होने से रिएक्शन तेज हो रही है और कोवेलेंट कंपाउंड के होने से रिएक्शन थोड़ी धीमे हो रही है कंपेयर टू। मतलब जो अभिक्रिया की दर है वो इन अभिकारकों के स्वभाव पर भी निर्भर कर रही है। अभिकारक यदि आयनिक है तो रिएक्शन फास्ट हो रही है, अभिकारक यदि कोवेलेंट है तो रिएक्शन स्लो हो रही है। मतलब जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक के स्वभाव पर भी निर्भर कर रही है। आयनिक होगा तो दर ज्यादा होगी और कोवेलेंट होगा तो दर कम होगी, है ना। मतलब हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि जो ROR है, ROR वो आयनिक की ज्यादा होगी किससे? कोवेलेंट से। आयनिक की ज्यादा होगी किससे? कोवेलेंट से। ठीक है। तो इस प्रकार नेचर पर भी अभिक्रिया की दर डिपेंड करेगी, नोट कर लो। अच्छा, ये यहाँ पे अपन कोवेलेंट मॉलिक्यूल लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। कोवेलेंट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। ठीक है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। चलो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, बहुत सीधी सी बात है कि जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक के स्वभाव यानी कि अभिकारक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। ठीक है। यदि आयनिक होगा तो जो रेट है वो बहुत तेज होगी और यदि कोवेलेंट होगा तो जो रेट है वो थोड़ी कम होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या? चलो, अगला है कैटलिस्ट। ये चलो कर लिया नोट। आखिरी फैक्टर बचा है कैटलिस्ट। ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है? उत्प्रेरक। सुनो, जो उत्प्रेरक होता है वो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा कम होने से जो ऊर्जा अवरोध है वो घट जाता है और ऊर्जा अवरोध के घटने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है ना। पढ़ो तो क्या लिखा है। उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ना, कम करता है। याद रखना बेटा, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्प्रेरक क्या करता है, तो ये सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। परिणाम स्वरूप ऊर्जा अवरोध घट जाता है ना। सक्रियण ऊर्जा कम होने से ऊर्जा अवरोध घट जाएगा, है ना। और ऊर्जा अवरोध घट गया तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूं, देखो।
जैसे मान लो ये एक्टिवेशन एनर्जी है उस समय जब कैटलिस्ट नहीं था। तो एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा ऐसा लिख दूं ई ए, ये ई ए एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना, एक्टिवेशन एनर्जी विथआउट कैटलिस्ट, विथआउट कैटलिस्ट, ठीक है। अब यदि आप कैटलिस्ट यदि आप कैटलिस्ट ले लेते हो, क्या ले लेते हो, कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ना। तो ये मान लो ये विथ कैटलिस्ट, ये विथ कैटलिस्ट, ठीक है ना। अब आप एक बात समझो, यहां पे देखो ये, और यहां पे देखो ये, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। बिना कैटलिस्ट के एक्टिवेशन एनर्जी यहां तक जा रही है, जबकि कैटलिस्ट के होने पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ना। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब सोचो, पहले पहले अभिकारक को उत्पाद बनने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता थी, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता थी, लेकिन अब केवल इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है ना। मतलब कैटलिस्ट की उपस्थिति में जो अभिकारक है वो फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यानी कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। बाकी इसी चीज के बारे में हम इसी चैप्टर में जब एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे तब और डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल इतना नोट कर लो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट हो जाते हैं। कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा रेट लॉ। तब तक के लिए जय राम जी की।